अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर मज़हर तफ़ैल और इकराम होती आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज हमारे पास जो ख़बरें हैं उनमें से एक बहुत अच्छी ख़बर है और दूसरी कोई इतनी खुशगवार ख़बर नहीं है। ताहम जो अच्छी ख़बर है मैं उससे आज का आगाज़ करूँगा और वो अच्छी ख़बर ये है कि अपेक्स कमेटी का जो पेशावर में इजलास हुआ है उसके बारे में रात ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी दावत दी गई थी कि वो अपनी जमात की नुमाइंदगी करें और उसमें बाकायदा शरीक हों, ताकि मुल्की मसाइल का जो हल है वो बेहतर तौर पर तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं मिलकर निकाल सकें। अब पेशावर में इजलास हुआ है और पेशावर के इस इजलास से मेरी कोशिश ये है कि इकराम होती साहब से इसका बाकायदा अहाता लिया जाए इस खबर के मतलब, क्योंकि इकराम होती साहब ने अपने जर्नलिज़्म का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेशावर में गुजारा है। तो ये ज़्यादा बेहतर तौर पर पेशावर के कल्चर को समझते हैं कि आज किस माहौल में वहाँ पर एपीटीएम की तमाम जमातों ने और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पे अफराद मौजूद थे, उन्होंने किस तनाज़र में सारी गुफ्तगू की है। जी इकराम होती साहब। देखें, मेरा दिल ये कर रहा है, अगर आप इजाज़त दें, कि मैं जो आप कह रहे हैं ना कि कोई ज़्यादा खुशगवार ख़बर नहीं है, मैं वहाँ से आगाज़ करूँ। क्योंकि इस ख़बर की अहमियत ये है कि पाकिस्तान और IMF का एक मुआहदा होने वाला है और ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि IMF ने बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत रखती हैं पाकिस्तान को जो फ़ंड देने के लिए। और दूसरा ये कि एक बड़ी शर्त और सामने आ गई है जो कि मीडिया में गर्दिश कर रही थी, वो ये कि आपसे हम सिर्फ हुकूमत वाले इस पैकेज पे दस्तखत नहीं करेंगे, जो शराइत हम मानेंगे उन पर सिर्फ हुकूमत के दस्तखत नहीं होंगे बल्कि अपोजिशन का भी इस पे दस्तखत होगा। तारीख़ पाकिस्तान की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में कभी यह नहीं हुआ कि किसी हुकूमत के साथ मुआहदा किया जाए और कहा जाए कि आपकी अपोजिशन भी हमसे मुआहदा करे। ये जो है ये एक बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है और पाकिस्तान में सेट हो रहा है। अगर ये हो गया, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ट्रेंड सेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान के बारे में जितनी भी खबरें जाएंगी वो इससे अटैच हो जाएंगी और ख़ुसूसन जिन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो इसको बहुत ज़्यादा उछालेंगे। और पाकिस्तान को अब एक ऐसा प्रोफाइल चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी नज़र आए, जिसमें इस्तेहकाम नज़र आए, सियासी इस्तेहकाम नज़र आए, इक़्तिसादी इस्तेहकाम नज़र आए, बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं, जो अदारे हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें इस्तेहकाम नज़र आए। तो अगर ये हो जाता है कि वो मजबूर करते हैं कि आप अपोजिशन से भी दरख्वास्त करें और अगर करना पड़े तो फिर तो कोई भी इसे राह मुफर नहीं है, फिर तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है जो पाकिस्तान में सेट हो रहा है। अब आपने बात की मज़हर साहब जी कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। जी जी एपेक्स कमेटी से जो बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है उसके मैं एक दो जुमले कहता हूँ, तो बाकी तफसीलात प्लीज़ आप बयान कर दें नाज़रीन को। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को दावत दी गई, वो शिरकत नहीं की उन्होंने। ये याद रखें, इमरान खान अगर शिरकत करते तो वो सुबकी महसूस करते, वो हालांकि दुनिया को बहुत अच्छा पैगाम जाता है, और शिरकत नहीं की तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी सियासत को कमज़ोर किया है। जो जिस सूरत हाल में ये मीटिंग हुई है ये नेशनल पर्पज़ की मीटिंग है, इसलिए मज़हर तफ़ैल साहब इसको बहुत अच्छी खबर कह रहे हैं कि ये एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। इसमें अदारों को मजबूत करने, अदारों के दरमियान रब्त, ताकि जो कल हमने कहा था कि 3 चीज़ें हैं उनको रोका जाए, यानी कि टेररिस्ट बनने को रोका जाए, टेररिस्ट की ट्रेनिंग रोकी जाए, टेररिस्ट की फंडिंग रोकी जाए, उसका आगाज़ होना था और ये बहुत बड़ा आगाज़ होना था। और इससे मईशत का भी ताल्लुक है मज़हर साहब। बिल्कुल, अगर ये हो जाता, दोनों होते, तो कितना अच्छा खुशगवार इसका असर होता। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें एक मैं क्वेश्चन दूंगा इमरान खान को भी कि उन्होंने नहीं गए, उन्होंने अपने सियासी तौर पर उसका नुकसान किया और अगर वो चले जाते तो पाकिस्तान के अंदर उनका सियासी कदकात बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। अब माजी में अगर देखा जाए तो इस तरह की जो सूरत हाल APS के वाक़े के बाद पेशावर में जो पेश आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उस ज़माने में और वो ख़ुद बनी गाला चले गए थे उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जो निसार को लेकर। तो अब ज़मान पार्क लाहौर में है, शहबाज शरीफ का अपना शहर है लाहौर, तो हमारी तो ख्वाहिश है
कि शहबाज शरीफ को बड़ा दिल का मुजाहरा करना चाहिए और इमरान खान की अगर बकौल उनके कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उनकी टांग पे गोलियां लगी हुई हैं और वो मूव नहीं कर सकते ज़्यादा, तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपनी कैबिनेट को और एपीडीएम के लोगों को साथ लेकर इमरान खान के पास जाएँ और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि आएँ आप इस मुल्क जो बहरानी काफ़ियत का शिकार है, इंतशार का शिकार है, आएँ हम सब मिल बैठकर इसका कोई हल निकालें। अगर ये शहबाज शरीफ ये कर लेते हैं तो इससे उनका कद-काठ भी बढ़ेगा, उनकी सियासत भी बेहतर होगी, लोगों के अंदर भी एक मुस्बत पैगाम जाएगा और पाकिस्तान की उन फोर्सेस के पास भी जाएगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। और इस वक़्त फिर इमरान खान को भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं और कहते हैं कि मैं मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, तो फिर उन्हें अपने आप को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और अपने अना को खोल से थोड़ा-सा निकलना पड़ेगा। और एपीडीएम अगर चली जाती है पूरी लीडरशिप उनके पास, तो उसके बाद उन्हें उस अपेक्स कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए और जो उनके ज़हन में तजावीज़ हैं, ज़ाहिर है वो साढ़े 3 साल से ज़्यादा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को बगौर देखा हुआ है और उन्हें पता है कि दहशतगर्दी से माज़ी में जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप थी और जो सियासी लीडरशिप थी, उन्होंने किस तरह उससे नबर्द अज़्म हुए। तो ये तजुर्बा तो इमरान खान के पास किसी न किसी हद तक है ना, एज़ ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्ट किया हुआ है। तो अगर वो अपना तजुर्बा इस वक़्त नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ बैठकर और एपीडीएम की जमातों के साथ बैठकर मुस्बत माहौल में अगर वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो ये पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए और तमाम रियासती अदारों के लिए एक बहुत खुशगवार इसका आगाज़ होगा। और हमें ख्वाहिश है हमारी कि इमरान खान साहब भी अपने आप को स्टेप डाउन करें और प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं मान रहे तो उनके पास ज़रूर जाएँ। अब इन दोनों खबरों को ना जोड़कर, जो पहली खबर थी जो कि आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है इसके जो पैकेज बनेगा इस पे शराइत पे अपोजिशन भी दस्तखत करे, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने शिरकत ना करके पहला नुकसान ये पहुंचाया है कि आईएमएफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको वैलिडेट कर दिया है। अब आईएमएफ वाले कहेंगे कि देखें, मुल्क के सबसे बड़े मसले में आपके साथ ये शरीक नहीं थे इमरान खान साहब, तो अब हम आप पे किस तरह एतबार करें कि इमरान खान साहब इस मुआहदे के बाद आपके साथ तावन करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को ऊपर उठाने के लिए जो शराइत रखी गई हैं उन पर अमल दरामद जब होगा तो उस वक़्त आपको तावन देंगे, तो वो तो तावन आपको नहीं मिलेगा, तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपोजिशन से भी दस्तखत कराएं। ये पहला बड़ा नुकसान हो चुका है इमरान खान साहब के इस एपेक्स कमेटी में शामिल ना होने का, ये हो चुका है एक नुकसान। इसको देखना चाहिए कि इस नुकसान को, इसकी रिपेयर किस तरह करेंगे, इससे बचेंगे किस तरह। दूसरी बात, जो एपेक्स कमेटी में बातें हुई हैं उनमें दो बड़ी बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है कि हमारी जो इंटेलिजेंस का काम है वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। माजी में हमारी इंटेलिजेंस इसलिए नाकाम रही है कि एक बाइफर्केशन की जाती रही है, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं रहे, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है। लिहाजा अब इंटेलिजेंस को बड़ी सही तरीके से जो तखरीबकार हैं उनके पीछे लगाया जा सकता है, यानी कि टेररिस्ट बनना, टेररिस्ट की ट्रेनिंग और टेररिस्ट की फंडिंग को रोका जा सकता है। एफएटीएफ के मुआहदे के बाद से जबकि हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो हम यही कह के निकले हैं कि जो फंडिंग है टेररिज्म की हम उसको रोकेंगे, उसके लिए अदारे भी बन चुके हैं, तो एक कामयाबी हमें उसमें मिल जाएगी। लेकिन एक बात जो वाज़ेह रहनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में अब टेररिज्म को रोककर, सियासी इंतशार को रोककर ही मईशत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें अपोजिशन का, हुकूमत का तावन बहुत ज़रूरी है। इस मामले में आपकी क्या तजावीज़ होंगी? उसमें देखें, आज एक जो मेन पॉइंट और भी आया कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एपेक्स कमेटी के इजलास में सोशल मीडिया का बड़ा जिक्र किया और उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ से जो पेशावर ब्लास्ट हुआ है पुलिस लाइन मस्जिद में, उसके बाद जो सोशल मीडिया ने एक आप कह लें कि बहुत गंदा रोल प्ले किया, बहुत गंदा रोल प्ले किया, यानी कि पाकिस्तान की एंटी जो इसका फोर्सेस बैठी हुई हैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, और वो उनकी ख्वाहिश है कि ये मज़ीद गहराई में जाए, गड्ढे में गिरे। उन्होंने शायद वो काम नहीं किया उस मीडिया ने जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठ के मीडिया के लोगों ने किया, और बाद में ये प्रेस फ्रीडम का नाम ले लेते हैं, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है। और जो मेरी इतलात हैं कि इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अदारे हैं उनका बड़ा कंसर्न था, और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया शुतर पे महार हो चुका हुआ है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है। नोबडी आस्क नहीं आप कर क्या रहे हैं। अगर कोई सवाल उनसे किया जाता है तो ये फौरी तौर पे कह देते हैं कि नहीं, प्रेस फ्रीडम, हमारी ज़ुबान बंद ना की जाए। इन लोगों से क्या पूछा जा सकता है
कि आप जो पाकिस्तान के अंदर इस रियासत के अंदर बैठकर जो आप काम कर रहे हैं, क्या अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर या यूरोप के दीगर ममालिक में जिनकी ये मिसाल देते हैं, उनका मीडिया वहाँ पे ये काम कर रहा है? मैंने खुद अमेरिका के अंदर देखा है कि अमेरिकन सोल्जर्स की जो इराक में और अफगानिस्तान में जो मारे जा रहे थे, उनकी डेड बॉडीज आती थी, खामोशी से उनके घरों तक पहुंचा दी जाती थी, बाद दफ़ा उनके घरों में भी नहीं पहुंचाई जाती थी, सीधी ग्रेवयार्ड जाती थी और उन्हें दफना दिया जाता था। नॉट फॉर सिंगल न्यूज़ आइटम, किसी अमेरिकन न्यूज़पेपर ने कभी उसे रिपोर्ट नहीं किया जब तक स्टेट डिपार्टमेंट या पेंटागन की तरफ से कोई रिलीज जारी नहीं की जाती। हम लोग यहाँ पर बैठकर फौरी तौर पर अपनी ही रियासत के खिलाफ, अपनी ही रियासत के अदारों के खिलाफ, ठीक है, और वो इतनी इतनी ऊंची ऊंची बातें, और इंफॉर्मेशन एक्सेस भी नहीं होती माजरत के साथ। जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं उनका एजेंडा कुछ और है। रात मेरी कुछ अहम लोगों से हमारी बात हुई, इसी एपेक्स कमेटी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि उसमें एजेंडा क्या होगा। सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है तमाम आपके पॉलिटिकल फोर्सेस को और आपके रियासती अदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो यही है कि इस वक्त हमारा जो सोशल मीडिया है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना, वो शतरबे महार हो चुका है, इससे कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है। मज़र साहब देखें, आपने बात की कि वेस्ट में या कामयाब जमहूरियतों में ये काम नहीं होता। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आईनी लिहाज से भी, कोर्ट्स के ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी एक रेड लाइन बना दी गई है, तारीखी रेड लाइन, कि नो गो एरियाज़ कौन कौन से हैं। वहाँ जो कौम के वसी तर और गहरे मफाद हैं उनको बता दिया गया है कि ये हैं और ये हमारा नो गो एरिया है, ये हमारी रेड लाइन है। वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करने पर जो सज़ाएं मिलती हैं, वो सज़ाएं हम अक्सर मीडिया में देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी आती हैं। पाकिस्तान के कई लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ रेड लाइन क्रॉस की। पाकिस्तान में जिन लोगों ने कानून को तोड़ा और बाहर चले गए, वहाँ उनको सज़ाएं हुई हैं क्योंकि उन्होंने उनको बताया अपनी उस सज़ा के ज़रिए कि भाई आपने रेड लाइन क्रॉस किया है, कहीं भी इस ग्लोब में कहीं भी आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे और हमारे पास आप मौजूद होंगे तो हम आपको सज़ा देंगे। पाकिस्तान में रेड लाइन नहीं बताई जा रही और अब भी ना बताई गई तो ना हमारी मईशत उठ सकेगी, ना हमारी सियासत इंतशार से बच सकेगी और ना ही हम टेररिज्म को रोक सकेंगे। इसीलिए अब रेड लाइन लाजमी है। इसीलिए उस दिन हमने अपने पहले व्लॉग में भी ये बात की थी कि इस वक्त तमाम जो रियासती इदारे हैं, खुसूसन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और दीगर उससे मुतल्लिका जो अदारे हैं, जिन्होंने मीडिया के लिए एक पॉजिटिव लाइन देनी है, कम से कम वो जो आपने रेड लाइन की बात की है, उन्हें चाहिए कि वो एक पैरामीटर्स बनाए और तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, मीडिया हाउस के मालिकान हैं और जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं पुराने, उन लोगों को साथ लें और दीगर अफराद सियासतदानों को साथ बिठाएं और एक लाइन ऑफ डायरेक्शंस तय करें। और हमें पता होना चाहिए ख़ुसूसी तौर पे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को कि ये मुल्क जो है ये हम सबका है, किसी एक का नहीं है। आप ये देखें कि भारत में इस वक्त कितनी ज़्यादा फ्रीडम की मूवमेंट्स चल रही हैं, तहरीकें चल रही हैं, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उनकी पुलिस पे कितने ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। कभी आपने उनकी खबर मंजर आम पे नहीं देखी होगी, कभी किसी सोशल मीडिया पे, उनकी वेबसाइट पे, किसी अखबार में नहीं देखी होगी। इसी तरह दीगर ममालिक भी हैं। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है कि तमिलनाडु के साथ उनका कितना अरसा वो फाइट चलती रही। श्रीलंका के मीडिया ने इसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया था। हम लोग जो हैं, क्या इस चीज़ को समझने से आ रही हैं? हम लोग फौरी तौर पर अपने रियासती इदारों को, अपनी फ़ौज को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और माजरत के साथ जिन मुल्कों की फ़ौज कमज़ोर होती है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। आपके पास उसकी मिसाल लीबिया की है, इराक की है, सीरिया की है, अफ़गानिस्तान की है, दीगर मुल्कों की है। ये एक बात जो आपने अभी की कि हम अगर अपने सिक्योरिटी के इदारे को कमज़ोर करेंगे तो बाकी चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। पाकिस्तान में एक याद रखा जाए कि बाकी अदारे जो हैं वो पनप नहीं पाए। वो सिक्योरिटी के जो अदारे हमारे उनको भी सही तरह सपोर्ट नहीं करते। जो मीडिया है उसमें दो हिस्से बन चुके हैं। एक तो जो है वो मीडिया है जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, मेन स्ट्रीम, उसमें थोड़ा सा कोई है कंट्रोल, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें कंट्रोल नहीं है। उनको रेड लाइंस बताई ही नहीं गई आज तक सही तरह। अच्छा, ये भी हो चुका है कि जो सोशल मीडिया है उनके कुछ लोगों को की पकड़ धकड़ भी हुई है। उस पकड़ धकड़ से ये मसला हल नहीं होगा। आपने मीडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना है जहां उनको बाकायदा सब कुछ बता दिया जाए। उस पे सियासी लोग भी बैठे हों, बिजनेस के लोग भी बैठे हों, अस्करी लोग भी बैठे हों और मीडिया वाले भी बैठे हों। वो लाजमी है, ये मैं बात बार बार दोहराऊंगा कि ये लाजमी है कि चारों बैठ जाएं। अब उनको
जो लाइन है वो क्या देनी है, आपने एक लाइन देनी है कि ये नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ नहीं जाना भाई, इस पे ना कमेंट करना है, इस पे ना कैमरा लगाना है, ना इसकी फुटेज देनी है। हाँ, अलबत्ता जो कौमी मफाद में है चीज़ें वो मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार पैमरा को एक्शन में लाया जाए और लोगों को सजाएं दी जाए। जी होती साहब, चले ये तो इशू चलते ही रहना है सोशल मीडिया का पाकिस्तान में, क्योंकि अभी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस तरफ आ रही हैं पीटीआई को फॉलो करते हुए। तो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट आज जो इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि तमाम सरकारी अफसर जो ग्रेड 17 से 22 तक हैं वो अपने असासाजात को डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर इन्होंने डिक्लेयर ना किया तो पाकिस्तान के ऊपर फिर माजी की तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो है वो इंटरनेशनल जो हुकूमतें पाकिस्तान को फंडिंग कर रही हैं वो इम्प्लीमेंट होने का ख़तरा है। तो ये इसके बारे में भी, क्योंकि एक है तो ख़तरनाक चीज़ अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के सरकारी अफसरों के असासाजात वो डिक्लेयर होंगे, मगर ये माजी में भी ये दबाव रहा है, उसका तो हम छुपाते रहे हैं इस चीज़ को। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए जी, जो FATF है उसने और IMF ने एक कोऑर्डिनेशन किया हुआ है कि जिस कंट्री को भी हम पैकेज देंगे कर्जे का, उसके साथ शराइत में एक बात शामिल होगी कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाजमी है कि आपके सब के लोगों के असासे ज़ाहिर हों। पाकिस्तान के बारे में ये एक बात फैल चुकी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा असासे जो बनाते हैं लोग, जो इलीगल असासे बनाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी के लोगों के पास जितने असासे हैं, अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं हैं, अगर वो सरकारी कागज़ों में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान हो जाता है। उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाजमी है कि आप सेफ डिपॉजिट्स रखें अपने अकाउंट्स, आप सेफ प्रॉपर्टी रखें जो कि डिक्लेयर्ड हो, और अगर आपने कहीं सरमायाकारी कर रखी है तो वो भी आपके नाम पे हो, यानी बेनामी कोई चीज़ ना हो, ना आपकी ना आपके ख़ानदान की, क्योंकि उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 2017 का एक एक्ट है और उसमें ये कहा गया है कि ये जो सारे क़वानीन हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, जो असासे बेनामी हैं उसको रोकने के लिए, जो मनी बेनामी है उसको रोकने के लिए, ये जो है इसको रोका जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ है उसमें बुनियादी बात ये बताई गई है कि साल में 2 दफ़ा जो बैंक्स हैं वो FBR को बताएंगे कि किसके असासे क्या हैं जो कि बैंक को डिक्लेयर किए गए हैं, जो बैंक के पास किसी के अकाउंट में रकम आती और जाती है वो कितनी है, और जब FBR को पता चलेगा तो FBR एक अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करेगा उसके लिए, और उसके नीचे एक पूरा स्टाफ होगा जो कि एनालाइज करेगा कि किसके असासे कितने ज़्यादा हैं, किसके अकाउंट्स में कितनी रकम कब आई, और ये जो सारा सिलसिला है इसको मालूम करके जो सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 17 से 22 तक, उनके जो जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी उनके पास गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, मुल्क में है या बाहर है, सब पर नज़र आ जाएगी और बेनामी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ऐसा हो गया तो पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री बन जाएगा, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी, क्योंकि ये कल्चर पैदा करता है। इसके अलावा मईशत भी हमारी सेफ़ हो जाएगी और उससे हमारी सिक्योरिटी भी सेफ़ हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।